4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। अभय द्विवेदी जी आपका। देश में पता नहीं किसकी नजर लग गई, अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कश्मीर जाते हैं पहलगांव में छुट्टियां मनाने के लिए, घूमने के लिए, और आतंकी उनकी हत्या कर देते हैं। लोग बेंगलोर में जाते हैं क्रिकेट का जश्न मनाने के लिए, भगदड़ में लोगों की डेथ हो जाती है। मुंबई ट्रेन में जा रहे होते हैं, ट्रेन में एक हादसा होता है, कई लोग मर जाते हैं। कुंभ में धार्मिक आस्थाओं का केंद्र मान के पूजा पाठ करने जाते हैं और दर्जनों लोग मर जाते हैं। लंदन अपने परिवार से मिलने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए काम से जा रहे हैं और विमान हादसा हो जाता है। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब गाड़ियां 10-12 साल में पुरानी हो जाती हैं, और लोग, राहुल गांधी ने भी उठाया और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि विदेशों में 20-20 साल तक गाड़ियों में कोई समस्या नहीं होती। ये सवाल उठ रहा है कि फिर ये जो हवाई जहाज हैं, ये 13 साल, 14 साल, 15 साल जब पुराने हो जाते तो इनको क्यों नहीं कबाड़ा कर दिया जाता? मध्यम वर्गीय परिवार की कार बेकार हो जाएगी 10 साल में, तो हवाई जहाज क्यों नहीं होंगे? और इस बोइंग के बारे में एक यात्री ने वीडियो बनाया कि अब ये उड़ा था पिछली फ्लाइट से, तब भी इसमें कुछ कुछ समस्या आ रही थी, उसे वीडियो बना के डाला था पहले ही, तब भी चेक नहीं किया गया। कहीं ना कहीं लापरवाही की बात सामने आई कि अगर कोई पार्ट काम नहीं कर रहा था, यात्री ने डाला है वीडियो, उसी समय पहले पूर्णतः चेक किया जाना चाहिए था। पिछले कुछ महीनों में मैंने देखा है कि कई जगह ऐसी घटनाएं आई हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। क्या लगता है कि कहीं नागरिक विमान उड्डयन विभाग लापरवाही बरत रहा है, चूक हो रही है, और अब लोग डर गए हैं हवाई यात्रा करने से? आपका क्या मानना है कि हवाई देखिए, यात्रा? ये दुर्घटना केवल दो तरीके से हो सकती है। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहने की जरूरत कर रहा हूं कि दुर्घटना केवल दो तरीके से हो सकती है। एक तो तरीका यह है, मतलब एक एक उसकी संभावना इस दुर्घटना की यह है कि जो बोइंग विमान था, उस बोइंग विमान के अंदर ही कुछ ऐसी कमी हो गई थी जिसको उसके रखरखाव करने वाले, जो भारतीय रखरखाव करने वाले हैं, वो उसका पता नहीं लगा पाए, उनकी नजरों से वो चूक गई और उस कमी के कारण एक भयंकर दुर्घटना हुई। विमान जरा सा उसने टेक ऑफ किया और उसके तुरंत बाद वो जमीन से लौट कर टकरा गया। उसके दोनों इंजन फेल हो गए, उसमें बुरी तरीके से आग लग गई, बहुत भयानक धमाका हुआ, और जो कुछ हुआ उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं शायद। और जितने लोगों का इसमें देहांत हुआ है, असामयिक देहांत हुआ है, उन सबको मेरी श्रद्धांजलि है। मैं 4PM की तरफ से भी श्रद्धांजलि देता हूं, और सब लोगों का हृदय इससे बहुत दुखी है। सब लोग बुरी तरीके से चौंक गए हैं कि ये सब कैसे हुआ। देखिए, दूसरा तरीका क्या है इसकी दुर्घटना का? दूसरा तरीका ये है, जिसकी संभावना है कि दुर्घटना हो सकती है, वो ये है कि ये बोइंग विमान के साथ ही कुछ ऐसी खास समस्या है, बोइंग ब्रांड के साथ में। पहली बात तो मैंने ये कही थी कि विमान कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छी कंपनी का हो, रखरखाव में समस्या के कारण वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। दूसरा ये है कि ये बोइंग कंपनी जो है, इसके साथ में भी कुछ समस्या है, क्योंकि इससे पहले इसके विमानों से संबंधित कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, जिन डॉक्यूमेंट्रीज पे अगर आप निगाह डालें अतीत की, तो उससे पता लगता है कि विमान बनाते समय ये लोग किस तरीके से जगह जगह कॉस्ट कटिंग करते हैं, और फिर विमान बनाते हैं। विमान मशहूर कंपनी है, सारी दुनिया में उसके विमान उड़ते हैं, फिर विमानों को बेचते हैं, और हमेशा कुछ दिनों के बाद में इनकी दुर्घटना के अंदेशे इन विमानों के ज्यादा होते हैं। इस प्रकार की बात कही जा रही है। वो जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो सोशल मीडिया पर और नेट पर उपलब्ध है, कोई भी उन डॉक्यूमेंट्रीज को देख सकता है। अब तो यहाँ तक इस दुर्घटना के बाद में कई लोगों ने मुझे फोन किया, जिनमें मेरे परिजन भी थे और दूसरे जानने वाले भी थे। उन सबका कहना है कि अगर आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा करनी है, तो आप ये जरूर देखिए कि आपको जो टिकट मिला है, जिस फ्लाइट का टिकट मिला है, वो किस कंपनी के, कौन से ब्रांड के विमान का इस्तेमाल कर रहा है। आज तक हम सब लोग ये नहीं देखते थे। हमें इससे कोई मतलब नहीं होता था कि हमें एयरबस में बैठा के ले जाया जाएगा, कि हमें बोइंग में बैठा के ले जाया जाएगा, किस विमान में ले जाया जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता था। बस हमें अगर टिकट मिल गया, कंफर्म टिकट मिल गया, और हमने उसके पैसे दे दिए, और हम खुश खुश बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि भाई जाएंगे, हम चेक इन करेंगे और विमान में बैठेंगे।
तो ये अब एक नई बात और पैदा हो गई है इस घटना के बाद कि लोग जब यात्रा के लिए तैयारी करें, अपना टिकट बुक कराएं, तो साथ में ये भी देखें कि ये किस कंपनी का बनाया हुआ विमान है। और थोड़ा अगर हम अपनी जान की हमें परवाह है, तो हम इस बात के ऊपर भी गौर करें कि जिस कंपनी के विमान में हम लंबी यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, दुर्घटना तो खैर छोटी यात्रा में भी हो सकती है, लेकिन लंबी यात्रा करने के लिए हम जा रहे हैं, तो उसका इतिहास क्या है, उसके विमानों की क्वालिटी क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसके खिलाफ क्या क्या शिकायतें हैं। मैं समझता हूं बड़े पैमाने पर इस दुर्घटना के बाद दुनिया में लोग बोइंग के इतिहास को खंगालेंगे। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये उठता है कि दोनों मिलीजुली बातें भी हो सकती हैं। बोइंग विमान की समस्या भी हो सकती है और रखरखाव की समस्या भी हो सकती है। अगर रखरखाव की समस्या है, तो भारत में जो नागरिक उड्डयन की स्थिति है, उस स्थिति में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। फिर देखना पड़ेगा कि भाई अभी तक आप किस तरीके से काम चला रहे हैं, सुरक्षा की गारंटी करते हैं या नहीं करते हैं, इसमें क्या है, कम से कम इसकी बहुत गहराई से जांच तो होनी ही चाहिए। और वो जांच ऐसी ना हो कि इसमें केवल नाम मात्र की जांच हो। एक तो मुझे हमेशा डर लगता है कि भारत में जांचें जो होती हैं, मुझे उनकी गंभीरता पर, उनकी गहराई पर हमेशा शक रहता है, क्योंकि ये किसी तरह से मामला होगा, निपटाने पर निर्भर कर कि किसी ने निपटा दिया जाए उसको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आमतौर पे जांचें ऐसी होती हैं, लेकिन आप ये देखिए उधर विमान हादसे की खबर रात तक आई सामने और शाम होते होते एक ट्रेन के कुछ पहिए उतर गए। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। खैर, आप ट्रेनों की बात तो संजय जी छोड़ ही दीजिए। देखिए ट्रेनों, आप जो भारत की रेलें हैं, उनकी दुर्घटनाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है। अभी एक साल के अंदर अंदर कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, आप सोचिए, उसमें कितने लोग मारे गए हैं, कितनी ज्यादा ट्रेनें पटरी से उतरी हैं, उनकी सुरक्षा, जिस कवच अवच की बात अश्विनी वैष्णव करते हैं, वो कहाँ है। एक कवच की बात की जाती है ना, कि एक कवच पहना दिया है उन्होंने ट्रेनों को, जिसमें सुरक्षा मिलेगी यात्रियों को। वो कवच कहाँ है, वो कवच तो अनुपस्थित है। अबे जी, क्या कारण है कि विदेश मंत्री को हटाया नहीं जा रहा? इतनी विफल होने की नीति के बावजूद, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद, सारे पड़ोसी देश हमसे नाराज हो गए, हर मोर्चे पे हम विदेश नीति पे विफल हो रहे हैं, दुनिया भर में हमारी मजाक उड़ रही है, लेकिन विदेश मंत्री को हटाया नहीं जा रहा। लोग सवाल पूछ रहे हैं, विदेश मंत्री है कौन? नरेंद्र मोदी या फिर कोई और? कि वाकई में विदेश मंत्री नाम का कोई और प्राणी है, या प्रधानमंत्री ही हमारे विदेश मंत्री हैं? लोग मुझको इस तो तरह लगता भी है, सवाल। आप जो सवाल पूछ रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन मुझे ही लगता है कि विदेश नीति जिस तरह चल रही है, उसमें प्रधानमंत्री की सहमति है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इसी तरह से विदेश नीति चले, मतलब क्योंकि बेइज्जती होती है। मतलब उसको प्रधानमंत्री बेइज्जती मानते ही नहीं है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि अगर ये हो भी रहा है तो इससे हम पे क्या फर्क पड़ता है, हमारी भारत में सत्ता पे क्या असर पड़ रहा है। तमाम पत्रकार प्रधानमंत्री के 11वें साल के प्रदर्शन की बल्ले बल्ले कर रहे हैं अखबारों में। यहां तक कि एक ऐसे पत्रकार ने, जो कि प्रधानमंत्री की वैसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखता था उन्होंने भी लिख दिया है कि वो तो एक नई राजनीति का निर्माण करेंगे अपने 12वें साल में। उनके पास पूरी क्षमता है इस बात को करने की, क्योंकि उनके जो पार्टनर हैं, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम, उन पे वो निर्भर जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कोई नरेंद्र मोदी से अपने समर्थन की कोई कीमत वो वसूल नहीं रहे, और नरेंद्र मोदी जो चाहे वो कर रहे हैं। आपको लगता यहाँ है तक कि आप नरेंद्र देख ही मोदी जो सकते हैं चाह कि रहे हो? बिहार में देखिए कि बिहार में किस तरीके से चिराग पासवान को शह देकर उन्होंने फिर से एक बार नीतीश कुमार को नकेल डालने की कोशिश शुरू कर दी है। क्या ये जो चिराग पासवान को आगे बढ़ाने वाली बात है, ये क्या पिछली बार भी चिराग पासवान को आगे बढ़ाया गया था नीतीश के पर कतरने के लिए? आपको लगता है कि चिराग पासवान को इस बार भी मोदी जी का इशारा है कि जाओ नीतीश के थोड़े पर कतरो? ये तो चिराग संजय पासवान जी असंभव है। ये संजय जी असंभव है कि चिराग पासवान बिना भारतीय जनता पार्टी से इशारा मिले हुए, ये बातें घोषणा पूर्वक तो कहीं नहीं जाती, न लिख के दी जाती हैं, इशारा मिले हुए इस प्रकार का वक्तव्य दे सका। पर एक बात ये कही जा रही है
ये बात जरूर कही जा रही है कि शायद भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें पाने की सौदेबाजी करने के लिए उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि हम सारी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और हम खुद भी चुनाव विधानसभा के चुनाव में कूद पड़ेंगे। ये इसलिए है कि भाजपा जनता दल यूनाइटेड को ज्यादा सीटें देना चाहती थी, तो उसके खिलाफ पेशबंदी करने के लिए ये वक्तव्य दिया गया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये वक्तव्य केवल इसलिए है। ये दरअसल वक्तव्य है इस बात का इशारा ही कि भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ दो मोर्चे खोल दिए हैं। एक मोर्चा तो ये है भारतीय जनता पार्टी का कि अगली बार उसे हर हालत में अपना ही मुख्यमंत्री बनाना है। जब अक्टूबर में नवंबर में नतीजा आएगा बिहार में विधानसभा का, और अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो भाजपा निश्चित रूप से अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि कुछ दूसरे मोर्चे भी खोले जाएं। और दूसरा मोर्चा इस रूप में खोला है कि चिराग पासवान को शह देकर नीतीश कुमार को एक बार फिर अंडरकट किया जाए, क्योंकि चिराग पासवान का अपना जो प्रभाव क्षेत्र रामविलास पासवान का पारंपरिक, उसमें तो प्रभाव है। कुछ राजपूतों के वोट भी उनकी, रामविलास पासवान को भी वहां के राजपूतों को कुछ समर्थन मिलता था जिस क्षेत्र से वो चुनाव खुद जीतते थे। लेकिन दरअसल पूरे बिहार में उनका ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। इसमें पूरे बिहार में सीटें लड़ाने के बारे में दावेदारी करने लगे। ये दावेदारियां केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की शह पर ही संभव है। क्या नीतीश को समझ में नहीं आ रहा होगा कि चिराग पासवान को आगे बढ़ाकर उनको कमजोर करने की साजिश की जा रही है? नीतीश को कमजोर करने की समझ में आ रहा होगा, 100% समझ में आ रहा होगा। इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के खेमे में बहुत बेचैनियां होंगी, मैं मानता हूं। इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के खेमे में बहुत बेचैनियां होंगी। और मैंने तो ये भी तक सुना है कि चिराग पासवान से नीतीश कुमार की पार्टी के एक बड़े सांसद ने, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, वो कहीं हवाई अड्डे पे उनसे मिल गए, और जब चिराग पासवान ने उनसे ये बात करने की कोशिश की कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, तो उन्होंने चिराग पासवान को झड़क दिया कि आपको जो कुछ बात करनी हो वहां बीजेपी से बात कीजिए, हमसे बात मत कीजिए, हमें तो जो मिलनी है मिलेंगी सीटें। तो वो वहां बिहार में एनडीए की एकता जो है ना, वो उतनी सुविधाजनक और आसान नहीं है जितनी सुविधाजनक और आसान ऊपर से दिखती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने काफी तिकड़म की थी और चिराग पासवान उस तिकड़म के औजार थे। इस बार भी मुझे लगता है कि चुनाव नतीजे नजदीक आते आते इस तरह की तिकड़म फिर शुरू हो जाएगी और चिराग पासवान एक बार फिर भाजपा के औजार बन सकते हैं। अभय जी, क्या लगता है आपको कि चुनाव से पहले राजीव प्रताप, रूडी, रविशंकर प्रसाद, इन सबकी लॉटरी लग सकती है? क्या ये मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं बिहार के चुनाव के मद्देनजर? भाई, इन लोगों के मंत्रिमंडल में शामिल होने से न होने से बिहार चुनाव के नतीजे पर भी तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भाई, क्या मान लो रविशंकर प्रसाद को मंत्री बना दिया जाए या राजीव प्रताप रूडी को मंत्री बना दिया जाए, इससे एनडीए को वोट मिलने वाले वोट बढ़ जाएंगे। इन लोगों को मंत्री अगर नहीं बनाया जाएगा तो क्या ये लोग भाजपा का वहां विरोध करेंगे? आप सोचिए, क्या बिहार के कायस्थ जो हैं वो वोट नहीं देंगे भाजपा को, या बिहार के राजपूत भाजपा को वोट नहीं देंगे? अच्छा, ये कोई मतलब ही नहीं है इनका। देखिए, वो बात सही है कि भाई बिहार का कुछ नुमाइंदगी बढ़ जाएगी बिहार की, ये सब प्रतीकात्मक किस्म की बातें होंगी, लेकिन इससे चुनाव नतीजे के ऊपर कोई असर पड़ेगा, मैं नहीं मानता हूं उस बात को। अच्छा, हर चुनाव में कह दिया जाता है कि बटन यहाँ दबाओगे, अगर हार गए तो गोले पाकिस्तान में छूटेंगे। इस बार तो चुनाव में पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेंगे कि अमेरिका भी संग में हो गया, चीन भी हो गया, रूस भी हो गया। क्या लग रहा है इस बार भी चुनाव में पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि मुसलमान जरूर आएगा। असल में भारतीय जनता पार्टी को यकीन है कि पाकिस्तान विरोधी प्रचार होने से कुछ हिंदू वोटों की गोलबंदी होती है, ऐसा ये लोग मानते हैं रणनीतिक रूप से। ऐसी बात नहीं हमेशा ही करते रहते हो, लेकिन चुनाव में जरूर इस बात को ले आते हैं। और ये जो कि बिहार में अगर ये लोग जीते तो वहां पाकिस्तान में आतिशबाजी होगी, ये तो बिहार चुनाव से ही शुरू हुआ था। 2015 के बिहार चुनाव से ही ये फिक्रेबाजी शुरू की थी, अमित शाह ने शुरू की थी।